पिछले कई सालों से खराब मानसून के बाद इस साल लोगों को इंतजार था अच्छे मानसून का। मानसून अच्छा आया भी, अच्छी बरसात भी हुई, लेकिन ये अच्छी बरसात जहां एक तरफ किसानों और आम लोगों के लिए खुशी लेके आई, वहीं कुछ ऐसी बीमारियां भी लेके आई जिसका प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चिकनगुनिया और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। आज की तारीख में दिल्ली या दक्षिण के तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर ये एक बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा जी से और जानेंगे कि किस तरह की रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आगे का रोड मैप है, किस तरह से ये लोग सचेत कर रहे हैं लोगों को भी इन बीमारियों से। सीके मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर जानना चाहूंगी, क्या ये सिर्फ अच्छा मानसून एक कारण है, बारिश बहुत होना कारण है, या ये वक्त ही चिकनगुनिया और डेंगू का है? क्या इसका आभास था कि इस बार ये इतनी बड़ी संख्या में होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रत्येक वर्ष इस समय में दिल्ली और अन्य प्रांतों में इस रोग का प्रकोप रहा है। ये सामान्यतया कहा जा रहा है कि इस वर्ष प्रकोप बहुत अधिक है। गत वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो चिकनगुनिया के केसेस कुछ ज़्यादा हुए हैं, पर डेंगू की केसेस में उतनी वृद्धि नहीं है। फिर भी ये बारिश भी है और ये कुछ समय का भी ये है जिसके कारण प्रत्येक वर्ष ये होता है। पर जो तकनीकी लोग हैं ये बताते हैं कि जब अच्छी बारिश होती है तो ब्रीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है मच्छरों को, जिसके चलते ये वायरसेस ज़्यादा फैलते हैं। राष्ट्रीय पैमाने पर अगर आप इसको देखें तो आज की तिथि में लगभग प्रत्येक राज्य में डेंगू के केसेस हैं। विशेष रूप से वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो डेंगू से अधिक प्रभावित हैं। जहाँ तक चिकनगुनिया का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज़्यादा प्रकोप इसका नहीं है, परंतु दिल्ली में इस बार ये पाया गया है कि चिकनगुनिया डेंगू से अधिक है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जहाँ तक डेंगू का प्रश्न है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका सीरोटाइप क्या है, कितना फेटल, कितना वेरिलेंट वो होगा। जैसे वेस्ट बंगाल में उदाहरण स्वरूप लीजिए, जहाँ डेंगू के चलते काफ़ी लोगों की जान गई है, वहाँ टाइप 2 का डेंगू है जो ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ टाइप 3 निकल कर आया है जो उतना खतरनाक नहीं माना जाता है। दूसरी ओर जो चिकनगुनिया है वो एक तरह से सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है और हाई फीवर की शिकायत पेशेंट करता है, परंतु अंततः वो ठीक हो जाता है। ये फेटल नहीं बल्कि डेबिलिटेटिंग है, मतलब ये परेशान करता है पेशेंट को। उसका प्रकोप इस बार ज़्यादा है और इसी कारण ये कहा जा रहा है कि अधिक केसेस दिल्ली में आ रहे हैं। हम आमतौर पर किसी ऐसी परेशानी के लिए और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के लिए सीधे जिम्मेदार मानते हैं स्वास्थ्य विभाग को भी, जब हम पूरी तरीके से इलाज नहीं पा पाते। आज की तारीख में लोगों का यही कहना है कि क्या इसका आभास था इस बार डेंगू इतना ज़्यादा होगा या चिकनगुनिया इतना बढ़ सकता है, और अगर आभास था तो वो क्या रोकथाम है जो किए गए या जिनका असर नहीं दिखाई दे रहा लोगों को? लोगों में एक निराशा भी है। देखिए, पहला जो प्रश्न था आपका कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी, निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, परंतु मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं ताकि और लोग भी इस बात को जान सकें कि कोई भी स्वास्थ्य का विषय अकेले स्वास्थ्य विभाग का हो ही नहीं सकता। उदाहरण स्वरूप इन बीमारियों को आप ले लें। ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है। मच्छर पनपते हैं जबकि उनका लार्वा कंट्रोल नहीं होता है। अब लार्वा कंट्रोल के लिए अलग विभाग होता है, स्वास्थ्य मैनेजमेंट के लिए अलग विभाग होता है, परंतु हम इन चीज़ों में नहीं जाएं। स्वास्थ्य हमेशा ही एक कन्वर्जेंस का बिंदु रहा है और अंततः लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी तो स्वास्थ्य मंत्रालय की है ही। अब जहाँ तक आभास का प्रश्न है, ये मानकर हम चल रहे थे कि इस वर्ष भी स्पाइक होगा और इसलिए हमारी तैयारियां जनवरी माह में प्रारंभ हुई। जनवरी माह के बाद से हमने प्रत्येक राज्य से इस पर चर्चा करनी शुरू की, राज्यों को एडवाइजरी भेजी, कम से कम 15 बार बैठकें हुई, दिल्ली में ही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक राज्य से, और हमने सारी तैयारियां की। तैयारियां
नाकाफ़ी है ऐसी बात नहीं है, अस्पताल तैयार हैं ट्रीटमेंट के लिए, परंतु जब केसेस का लोड बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि लोगों में एक पैनिक की स्थिति आती है, एक तकलीफ़ होती है उन्हें, और जब प्रॉम्प्ट रिस्पांस नहीं मिलता है तो लोगों को शिकायत रहती है और ऐसी शिकायतें आती हैं, और जो हो सकता है कि फैक्ट भी हो। परंतु जहाँ तक तैयारियों का प्रश्न है, जनवरी माह के बाद से ही म्युनिसिपल बॉडीज़ को ये हमने हिदायत दी थी कि आप लार्वा कंट्रोल की कार्रवाई करें ताकि मच्छर कम पनपे और ये बीमारी कम फैले। मैं एक बिंदु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, वो है पर्सनल इश्यूज़। अभी दिल्ली में जो ज़्यादा लार्वा पाया जा रहा है और मच्छरों की ब्रीडिंग पाई जा रही है वो घरों में, गमलों के पानी में, स्टोर्ड वाटर में। तो एक प्रकार से ये जो अभियान है ये स्वास्थ्य मंत्रालय या म्युनिसिपल बॉडीज़ तक सीमित नहीं है, ये कम्युनिटी, समाज, जन भागीदारी तक जाता है। क्योंकि अगर आपके घर में एक मच्छर आया जिसने आपको काटा, आप उसके कैरियर बने, किसी और मच्छर ने फिर आपको काटा और दूसरे तक गया, तो ये फैलता जाएगा। इसलिए उस घर तक सीमित नहीं है, उस घर में ये बीमारी होने का मतलब है कि इसके फैलने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। इसलिए सबकी जिम्मेवारी है। और जैसा मैंने बताया, तैयारियां एडिक्वेट की गई हैं। हम तैयारी क्या करते हैं? हम तैयारी करते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए कि इस तरह की बात है। हम निरंतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि साफ़ पानी जमा ना होने दें, इसमें मच्छर पैदा होते हैं, लोगों को उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। हमने अस्पतालों में विशेष फीवर क्लिनिक्स के इंतज़ाम कर दिए, बेड्स की। चिकनगुनिया के साथ विशेष रूप से ये है कि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। पर हो क्या रहा है कि जब आपको तेज बुखार होता है तो पहला रिएक्शन आपका ये होता है कि हम अस्पताल में भर्ती हो जाएं। आवश्यकता हो नहीं हो वो बाद में पता चलती है। और जब अस्पताल आपको ये कहता है कि आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको लगता है जैसे आपको उचित इलाज नहीं दिया जा रहा है। तो हमने ये निर्णय अब लिया है कि हम जो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, जो अखबारों के माध्यम से और अन्य सूचना तंत्र के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं, उसमें अब ये बताने की अधिक कोशिश करें कि चिकनगुनिया के सिम्टम्स होने के बाद करना क्या है। एक चीज़ और, जब आपने जागरूकता की बात की, क्या आपको लग रहा है कि जन भागीदारी उतनी नहीं हो रही है? क्योंकि सरकार ही, तमाम जो एजेंसियां हैं सरकार की, वो इसके रोकथाम के लिए फॉगिंग है, प्रचार प्रसार है, फिर अस्पतालों की व्यवस्था है। इसमें किस कड़ी में कमी आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि आप तो एक, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप एक ओवरव्यू देख रहे हैं, आप काफ़ी ऊपर से चीज़ों को देख रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमने जिस आकार का कार्यक्रम तैयार किया था, उस आकार का कार्यक्रम अभी नहीं चल पाया है। और ये कहना कि इसके लिए अमुक तबका जिम्मेवार है, ये उचित नहीं होगा। हर जगह कुछ ना कुछ समस्याएं हैं और ये समस्याएं हम निरंतर रिजॉल्व करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी बैठक ली इस पर, और जो निर्णय हुए वो इसी आधार पर हुए कि हमें एक साथ मिलकर एक कन्वर्जेंट एक्शन अब लाना होगा, ताकि लोगों को ये विश्वास दिलाया जा सके कि ये बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं, पर जो तकलीफ़ लोगों को बहुत हो रही है उसको कैसे हम दूर कर सकें। तो दो हिस्सा है इसका। एक तो हिस्सा है प्री मेडिकल का, बीमारी ना हो उसकी रोकथाम का। दूसरा हिस्सा है कि यदि हमें बुखार होता है और हम बीमार होते हैं तो हमारी देखभाल कैसे की जाएगी। डॉक्टर साहब, सामंजस्य तमाम एजेंसियों में कहा यह जा रहा था, जो कैबिनेट सचिव की बैठक हुई उसमें भी मुख्य बिंदु जो था वो यही था कि किस तरह से सारी एजेंसी को सामंजस्य हो। क्या आपको लग रहा है स्टेट्स किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? आप लोगों ने अपनी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की, एक लंबे समय से आप लोगों ने बैठकें की, एडवाइजरीज जारी की, उस पर आप लोगों को जो फीडबैक मिला है, जो असर दिखाई दे रहा है? देखिए, दो बिंदु है। पहला तो सामंजस्य और तालमेल का बिंदु है। सामंजस्य तालमेल हम प्रयास कर रहे हैं, पर जो एक परफेक्ट सामंजस्य होना चाहिए उसकी ओर अभी हम पहुंच नहीं पाए। कमी किस तरह से, कहाँ आपको लग रही है? देखिए, जैसे हम जितनी कार्रवाई जिस एजेंसी से एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। कई बार हम आपस में सूचना आदान प्रदान करने में, इसके लिए हम लोगों ने अभी हाल में जो 2-3 बैठकें की हैं उसके बाद हम लोगों ने सबको एक जगह एकत्रित कर लिया है। जैसे उदाहरण स्वरूप दिल्ली में अब सारा केंद्र हम
साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे डाल रहे हैं कि कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी वो होगी, सारा वहीं से निकल रहा है। तो अब एक तरह की भाषा में लोग बात कर रहे हैं, एक तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ये सामंजस्य की बात हुई। जहाँ तक राज्यों की भागीदारी की बात है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राज्य सरकारें भी उतनी ही तत्पर हैं। स्वास्थ्य राज्य का विषय है। केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से नीति निर्धारण करती है, गाइडलाइंस इशू करती है, दिशा निर्देश देती है, परंतु जो असल कार्य होता है वो राज्यों में ही होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्यों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने अपने यहाँ तैयारियाँ अच्छी की हैं। मिश्रा जी, ये भी जानना चाहेंगे, डेंगू जो पिछले कुछ समय से इजाफा भी हो रहा है, कुछ आपने खुद कहा कि पश्चिम बंगाल में उसका जो स्टेज है या जो टाइप डेंगू का है वो ज़्यादा भयावह है, खतरनाक है। क्या इसके टीके पर आप लोग कुछ आगे बढ़े हैं शोध में? टीके पर जो शोध हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जो राष्ट्रीय स्तर पे कुछ कार्य चल रहे हैं, उनमें अभी मैं एक तरह से कहूँगा कि कोई फाइनलिटी नहीं है। ICMR कई तरह के चीज़ों पर अभी कार्य कर रहा है और मुझे लगता है कि इसमें अभी समय। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो जानेंगे मिश्रा जी से कि किस तरह से सितंबर में जो कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा खतरा रहता है मच्छर से होने वाली बीमारियों का, और जो ज़्यादा बरसात हुई है अब रुके हुए पानी से का असर दिखाई देगा अगले महीने में, किस तरह से तैयार है स्वास्थ्य मंत्रालय उस भयावह स्थिति के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। Explore, experience, discover, cinema. From Brazil, Russia, India, China, South Africa. अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.tff.nic.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। साहब जी, ये हमारा जॉब कार्ड, ये हमारे काम की अर्जी। ठीक है। पावती तो दीजिए। अरे हम पे भरोसा नहीं है क्या? बात नियम की है साहब जी। पावती नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि 15 दिन के भीतर हमको काम मिला कि नहीं मिला? और अगर हमको 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला तो फिर हमें बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलेगा, बताइए जरा। अच्छा रुको, देता हूँ। महात्मा गांधी नरेगा, हक ग्रामीण का, विकास गाँव का। अब ठीक है। उतार दे, छोड़ दो उसे, अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता, तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी? ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, ना यहाँ ना और कहीं। अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी, वो भी जुर्म था। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भिजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मेगा फूड पार्क्स बनाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2016 है। अधिक जानकारी www.mofpi.nic.in पर। फायर करता हूं मैं तेज और जोरदार। प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन से मुकाबला प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट्स डाउन होना प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी जीत उतनी खास। व्हाट डू आई लाइक मोर, जंग लड़ना या पिस्टल फायर करना? आई लाइक द फैक्ट कि मैं दोनों भारत के लिए करता हूँ। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा जी से। जिस तरह से लगातार डेंगू और चिकनगुनिया लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, इसमें सिर्फ सरकार के तमाम प्रयास तो हैं ही जो वो कर रहे हैं, साथ ही साथ जन भागीदारी भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि लोग अगर अपने घरों में पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे तो ये बीमारी पनपेगी ही नहीं। इसी पर और बात करते हैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, पिछले 10 सालों में डेंगू के केसेस आने शुरू हुए थे। 10 साल में सरकार कहाँ तक, स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग आगे बढ़ा है इसकी रोकथाम के लिए? ये हमें आभास है कि सितंबर माह हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और ये संभावना इसलिए बनती है कि पिछले 2-3 दिनों में जो भारी बारिश हुई दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ, उसमें जो इंक्यूबेशन होगा अगले 10 दिन के बाद, उसके बाद स्थिति ऐसी आ सकती है कि संख्या में एक पुनः उछाल आए। उस संभावना को देखते हुए हमने एहतियाती तैयारियां की हैं। अब मैं आपको 3-4 तरह की तैयारियों के बारे में बताता हूं। पहला तो अगले सप्ताह से हम एक इंटेंसिव कैंपेन चला रहे हैं, जहां लोगों को आगाह करेंगे मच्छर के बारे में, जहां लोगों को इलाज के जानकारी देंगे कि चिकनगुनिया में कैसे इलाज किया जाए। दूसरा, सारे MCDs और सारी दूसरी संस्थाएं और राज्य सरकारों को भी हमने अनुरोध किया अन्य राज्यों में कि वो स्कूल के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से एक कैंपेन चलाएं। दूसरा विषय है कि हमने ये तय किया है कि इस माह में हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक स्थानों पर इलाज की व्यवस्था हो सके। इसलिए हम नए सेंटर्स, मोबाइल सेंटर्स मोहल्लों में, ताकि, क्योंकि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अगर फीवर क्लिनिक्स मोबाइल हों तो लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो CGHS की संस्थाएं हैं, जो सामान्यतया सिर्फ सरकारी सेवकों और रिटायर्ड सरकारी सेवकों के लिए है, उनके भी द्वार हम खोलेंगे ताकि अगर उस मोहल्ले में कोई पेशेंट है तो वो वहीं दिखा ले। तीसरी व्यवस्था जो हम कर रहे हैं कि जो हमारे रेगुलर अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, उनमें पर्याप्त संख्या में चिकित्सक उपलब्ध हो, बेड उपलब्ध हो, ताकि उस पे लोग आ सकें और जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है वो हो सके। मिश्रा जी, मतलब आपके माध्यम से हम उन सवालों को भी रखना चाह रहे हैं जो आम जनता के हैं। टेस्टिंग किट की आपने बात की, लोगों में ये भी एक भावना आ रही है कि टेस्टिंग किट महंगी हैं, कुछ डॉक्टर्स चार्ज बहुत कर रहे हैं, एक आम आदमी बुखार से पीड़ित है, उसके बस का नहीं है उतना पैसा देना। क्या इस पे कहीं कोई रोकथाम, कोई एक नज़र आप लोगों ने रखी है कि ज़रूरतमंद कम पैसे में सही सुविधा पा सके? जहाँ तक सरकारी संस्थाओं का प्रश्न है, ये पैसे की बात तो आती नहीं है, वहाँ तो फ्री है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इस बार हम लोगों ने कैप किया है प्राइस। हम लोगों ने 600 रुपये पे इसको कैप किया था और दिल्ली सरकार ने भी वो आदेश जारी कर दिए हैं। इसलिए हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अगर आप बाहर से कोई टेस्ट कराते हैं तो आपको बहुत अधिक पैसे नहीं देने पड़े, और 600 रुपये पे ये कैपिंग की गई। ये तो बात थी चिकनगुनिया और डेंगू की। हमें लगता है कि जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि सितंबर महीना आपके लिए भी चैलेंजिंग है, लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। लगातार आप लोग जागरूकता भी फैला रहे हैं लोगों के बीच में कि वो तमाम चीज़ों पर ध्यान दें जिसमें घर में पानी इकट्ठा ना हो। इसके अलावा भी आम जनता से ही जुड़ा सवाल,
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ जनता टकटकी लगा के इसलिए देख रही है मिश्रा जी, क्योंकि जो बजट में भी कुछ घोषणाएं, जो कि उसमें से 2 मुख्य घोषणाओं पे हम बात करते हैं। डायलिसिस, किडनी फेलियर, किडनी की बीमारी इतनी ज़्यादा आम हो गई है और शायद यही वजह रही कि बजट में कहा गया कि फ्री डायलिसिस हर ज़िले में जनता को सुविधा दी जाएगी। क्या स्टेटस अभी तक है इसका? देखिए, किडनी फेलियर्स की आपने बात की और अभी तक जो हम राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस की, उसमें किडनी सम्मिलित नहीं था। पहली बार हमने उसको शामिल किया और शामिल करते ही एक नई योजना हमने प्रारंभ की है फ्री डायलिसिस की। ये योजना हम राज्यों में पीपीपी मोड पर चला रहे हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हर राज्य को ये कहा गया है कि इस योजना को वो चलाएं। उन्होंने अपने प्रस्ताव भी दिए हैं और हमने उसके अप्रूवल्स भी कम्युनिकेट कर दिए हैं और इस मॉडल को हम अभी लगभग 150 अस्पतालों में ये शुरू है और इस साल के अंत तक हमारा ये प्रयास है कि 350 से 400 जिला अस्पताल इसमें आ जाएं। जो बहुत छोटे जिला अस्पताल में वहाँ ये मॉडल चलाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए उतनी संख्या तो हमेशा बची रहेगी, पर ये बिल्कुल राहत देगा क्योंकि एक गरीब आदमी को अगर ये हो जाता है तो उसको लगभग लाख से 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है और अगर हम उसको सबसे फ्री ये करा दें तो बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। क्या आप लोगों ने इसकी जांच भी की है? जहाँ जहाँ आप लोगों ने अभी तक शुरू करा वहाँ पे क्या रिस्पांस है लोगों का या लोगों में शिकायतें हैं? क्योंकि योजनाएं बनती हैं, पहुँचती भी हैं, उस पर कितना क्रियान्वयन हो रहा है, कितना ठोस क्रियान्वयन हो रहा है, सवालों के घेरे में हमेशा वही बिंदु रहता है। बिल्कुल सही है, प्रत्येक योजना की अच्छाइयाँ भी हैं, उसके कमज़ोरियाँ भी हैं। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये योजनाएं राज्य सरकार चला रही है। राज्य सरकारों ने उन अस्पतालों को पहले चुना है जहां प्रेशर ज़्यादा है, जहां संख्या ज़्यादा है। अभी तक मुझे बताया गया कि लगभग 4 लाख सेशंस हो चुके हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में 2 या 3 बार करना पड़ता है एनालिसिस, तो 4 लाख सेशन, इसलिए काफ़ी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो बीपीएल में नहीं है उनको भी कुछ सुविधा हम दे सकें और राज्य सरकार उस दिशा में भी कार्य कर रही है, इंश्योरेंस से कवर कर रही है। शुरुआत अच्छी हुई है और चूंकि ये उच्च स्तरीय घोषणा थी तो हम लोग की एक डेडिकेटेड टीम सिर्फ इसी पर लगी हुई है कि राज्यों में इसका क्रियान्वयन अच्छा हो। आपने कहा कि ये स्वास्थ्य जो सीधे सीधे कॉन्करेंट इशू है और राज्यों का ही सीमा होती है, इस पर आप लोग किस तरह से उस पर नज़र रख रहे हैं? हमारी मॉनिटरिंग टीम्स हैं और हम कंटिन्यूअस एवेल्युएशन करते हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो पिछले 10 साल से चल रहा है उसमें ये सब प्रोसीजर्स बिल्कुल लेड डाउन है। हम कंकरेंट एवेल्युएशन करते हैं, हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, हम HIMS पे उनकी रेगुलर रिपोर्टिंग कराते हैं और क्वालिटी पे फीडबैक लेते हैं। इसलिए केंद्र सरकार और जब भी हमें कोई मामला हमारे सामने आता है हम तुरंत उसको राज्य सरकार के ध्यान में लाते हैं, इसलिए मॉनिटरिंग का निरंतर सिस्टम है। हेल्थ इंश्योरेंस भी एक बड़ा वादा था सरकार का, उस पर आप लोग कितना आगे बढ़े, किस तरह से चिन्हित करेंगे? ये एक बड़ा सवाल लगता है, ज़रूरतमंद को चिन्हित करना। देखिए, ये प्रस्ताव अभी चल रहा है और जो अभी निर्णय है, अभी इस पर कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है, जो शीघ्र होने वाला है। अभी जो निर्णय है वो ये है कि SECC का जो डेटा तैयार हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस जो हुआ था उसमें जो डेटा तैयार हुआ है उस डेटा के आधार पे उन्होंने डिप्रिवेशंस निकाले हैं। उसमें एक डिप्रिवेशन है लैंडलेस कैटेगरी, उस कैटेगरी को हमने रूरल एरिया के लिए लिया है और अर्बन एरिया के लिए जितने प्रोफेशनल कैटेगरीज थे उसको लिया है। तो लगभग हमारा जो दायरा बनेगा वो लगभग 8 करोड़ परिवारों का बनेगा और सामान्य गणना में 8 करोड़ परिवार मतलब 35 से 40 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं जो इससे कवर होंगे। मिश्रा जी, अंत में जानना चाहेंगे, जो लोग देख रहे हैं वो क्या ये माने इस सरकार को, मौजूदा सरकार को 2 साल से ऊपर हो गया, जनता के लिए कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जो मंत्रालय ने करी है, सरकार ने की है और जनता तक पहुंच रही है? देखिए, एक तो आपने डायलिसिस की बात की, वो तो है, तो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं और हमने लॉन्च की हैं। एक है मुफ्त दवा और एक है मुफ्त डायग्नोसिस। ये फ्री ड्रग्स और फ्री डायग्नोसिस हमने इस साल लॉन्च किया है। जहाँ तक फ्री ड्रग का प्रश्न है, प्रत्येक राज्य सरकार ने इसको अधिसूचित कर दिया है और लगभग 20 ऐसी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अपने IT सिस्टम्स भी इसके कायम कर दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि
प्रत्येक राज्य में इस वित्तीय वर्ष के अंत तक फ्री ड्रग्स उपलब्ध होंगे। फ्री डायग्नोस्टिक्स की हम ये व्यवस्था कर रहे हैं पीपीपी मोड में। प्रत्येक राज्य सरकार से हमने अनुरोध किया और अधिकांश राज्यों ने शुरू भी कर दिया है, टेंडर आदि कर दिया है कि आप हब एंड स्पोक मॉडल में काम करें। एक सेंट्रलाइज सेंटर होगा जो जांच करेगा और हर तरफ से सैंपल आएंगे और इलेक्ट्रॉनिकली सैंपल के रिजल्ट्स वापस भेजे जाएंगे। तीसरा जो प्रमुख चीज हम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं RMNCH+A, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट। ये जो कार्यक्रम है सबसे अधिक फायदा हम गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इसके माध्यम से पहुंचा रहे हैं, दोनों तरीके से, ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटलाइजेशन का, डिलीवरी का, प्लस हम उनको अनुदान भी दे रहे हैं। मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल, जिस तरह से आपने बात की फ्री दवाओं की, जो आपने बात की, कई राज्यों में हमने देखा है मुख्यमंत्रियों के तहत भी इस योजना को शुरू किया गया है एक अड़चन के तौर पर वो, और ये अड़चन और बड़ी तब हो जाती है जब केंद्र जिस सरकार और राज्य सरकारें जब दो अलग अलग पार्टियों की होती हैं। ऐसे में फंसता सिर्फ वहाँ का नागरिक है। किस तरह से आप लोग इस पर नज़र रख पाएंगे? क्योंकि हमने भी बहुत जगह घूमते हुए देखा कि ये सुविधा ज़रूर है, ये योजना है, लेकिन इस योजना का बहुत ज़्यादा फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। अभी आपने इस योजना को बहुत नहीं देखा होगा क्योंकि ये प्रारंभ हो रही है, पर मैं ये बताऊं कि जो दूसरा प्रश्न आपने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बारे में किया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में इसमें कोई समस्या नहीं। हम शेयर करते हैं, 60% हम देते हैं, 40% राज्य देती हैं। इसकी व्यवस्था बड़ी सुंदर है। राज्य सरकारें अपने राज्य की योजना बनाती हैं, यहाँ मिशन डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक होती है, इसमें राज्य के सभी पदाधिकारी केंद्र के होते हैं, वो मिलके प्लान फाइनलाइज करते हैं, उस हिसाब से राशि जाती है, इम्प्लीमेंटेशन सरकार करती है। इसलिए किसी भी बिंदु पर मतभेद दोनों में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव का कहना है, और आप भी जानते हैं, कि हम सब की सेहत पर हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा अपने को स्वस्थ रखने पर जाता है, और यही प्रयास लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है कि किस तरह से लोगों का ये जो एक मुश्त पैसा उनकी सेहत पे जाता है उसको कम किया जा सके। तमाम प्रयास स्वास्थ्य मंत्रालय ने करे हैं, और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि आने वाले अगले कुछ कह सकते हैं 20 से 25 दिन तक बारिश ज़्यादा होने के बाद जिन बीमारियों का खतरा है उस पर भी रोकथाम पर स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी बात करने का DT न्यूज़ से।